जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है फ्राइडे 11 नवंबर और दोस्तों आज 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। फेयरली ऑब्जेक्टिव डिस्कशन आज रहेगी बिकॉज ये चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, ज़्यादा सब्जेक्टिव एनालिसिस इसमें नहीं है। तो 2 आर्टिकल्स आईआर से ओरिएंटेड रहेंगे। एक तो अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा एक रिट्रीट, बहुत शर्मनाक एक रिट्रीट रशिया ने करा है फ्रॉम खरसोन। खरसोन रीजन वही है जो कि आज से 2 हफ्ते पहले रशिया कह रहा था कि खरसोन हो गया, जापोरिजिया हो गया, डोनेट्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया, यहाँ ये जो चारों रीजन्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, यहाँ पे तो हमारे लोग ही रहते हैं, प्रो रशियन लोग रहते हैं, प्रो रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि रशिया को विड्रॉ करना पड़ा खरसोन रीजन से? बहुत बड़ी जीत है यूक्रेन के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। हिंदू एक्सप्लेन्स में आया था ये। और उसके बाद क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो अभी मॉस्को गए हैं, तो इंडिया एंड द वॉर इन यूक्रेन की हम बात करेंगे कि क्या इंडिया कोई एक्टिव रोल प्ले कर सकता है एज अ मीडिएटर अमिट्स दिस रशिया यूक्रेन वॉर विच इज 9 मंथ्स हो चुके हैं इस वॉर को। ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में आया था। देन 2 आर्टिकल्स एनवायरमेंट से ओरिएंटेड हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी COP27 चल रहा है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत सारी अभी वहाँ पे बातें होंगी जो कि अब सब्सिक्वेंटली आर्टिकल्स में आएंगी, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिनेंट टू COP27। एक तो मैंग्रोव अलायंस के बारे हम बात करेंगे और एक हम बात करेंगे लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के बारे। अगेन ये दोनों टॉपिक्स इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ टू बिगिन विद रशियाज विड्रॉल फ्रॉम खरसोन। नाउ जैसे कि आप यहाँ पे भी, चलो आगे आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा, वो थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन में होगा। तो पहले तो हम देखिए खरसोन कहाँ पे है। देखिए ये आपका खरसोन, ठीक है। ज्योग्राफिकली जिस रीजन में ये लोकेटेड है तो ये ईस्टर्न यूक्रेन में आ जाता है। ईस्टर्न यूक्रेन रशिया स्टार्टिंग से क्या कह रहा है, जब से February 24 से जब से यूक्रेन में इन्वेड किया है, रशिया कह रहा था देखो ये जो है ना ईस्टर्न यूक्रेन, जो हम डॉनबस रीजन कहते हैं, यहाँ पे सारे लोग हमारे हैं, हमारे लोग रहते हैं, रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं यूक्रेन से काफ़ी खफा हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनके ऊपर यूक्रेन की सरकार काफ़ी एट्रॉसिटीज़ कर रही है। यही बहाना व्लादिमीर पुतिन ने यूज़ किया था यूक्रेन को इन्वेड करने का। अब खरसोन जो है, खरसोन के ऊपर देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नाइप्रो रिवर आ जाता है। खरसोन के बगल में है जापोरिजिया, जापोरिजिया जो कि यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यहां पे देखिए बगल में आता है क्रिमियन पेनिनसुला, जो कि आज से 8 साल पहले रशिया ने अनेक्स करा था। तो टैक्टिकली खरसोन को कैप्चर करके मार्च ऑफ दिस ईयर से रशिया ने खरसोन को कैप्चर किया हुआ है। टैक्टिकली इसको कैप्चर करके रशिया क्या करना चाहता है, रशिया जो सदर्न यूक्रेन है उसको कंट्रोल करना चाहता है। और अब यहां पे देखिए ओडेसा आ जाता है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक सी का पोर्ट है। तो अब स्ट्रेटेजिकली ज्योग्राफिकली बात करें, खरसोन एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है ना। इट इज अ विक्ट्री फॉर यूक्रेन बिकॉज क्या अब यूक्रेन के पास मौका है कि खरसोन को अगर यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में कर लिया है तो क्या यूक्रेन के पास अब मौका है? मैप को फिर से देखते हैं कि क्या यहां से यूक्रेन आगे क्रिमिया को भी वापस लेके आ सकता है अपने फोल्ड में। ये यहाँ पे क्वेश्चन सामने खड़ा उठता है, ये आने वाले टाइम में हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एज फार एज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कंसर्न, ठीक है। अब देखिए थोड़ी लोकेशनल ज्योग्राफी की बात आ जाती है, आपको ये पता हो यहाँ पे नाइप्रो रिवर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे क्रिमियन पेनिनसुला है, ओडेसा क्या है, ब्लैक सी पोर्ट है। ये ऑब्जेक्टिविटी है, यहाँ पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको पूछा जाता है MCQs में तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपने वहां पे, बिकॉज देखा जाए तो इस पूरे साल में IR में और हुआ क्या है, यही युद्ध की बातें हुई है, रशिया यूक्रेन की वॉर की बात हुई है। तो उम्मीद है कि MCQs में इसको आने वाले टाइम में प्रीलिम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन इसकी ज्योग्राफी से पर्टिनेंट जरूर आ सकता है। अब जो खरसोन है वो रशिया के कंट्रोल में कब से है? 15 मार्च, अर्ली मार्च 2022 से है, ठीक है ना। अब ये जो बैटल ऑफ खरसोन है, दिस प्रूव टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से रशिया ने कोशिश करी कि वो कैसे कैप्चर कर सकता है और ऑक्यूपाई कर सकता है द सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। ऑलरेडी क्रिमिया तो रशिया के कब्जे में है पिछले 8 सालों में। उससे पहले रशिया कहां पे इंगेज था? शुरू में काइव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और खार्किव में, जो थोड़ा नदर्न यूक्रेन में आ जाता है, ठीक है। अब रशिया का जो होल्ड है ओवर खरसोन सिंस द मार्च ऑफ दिस ईयर, दिस हैज इनेबल्ड मॉस्को टू कैप्चर द की पोर्ट सिटीज। तो हम मारियोपोल की बात करें जहां पे अजोव बटालियन है, रशिया के जो अजोव बटालियन है इन द सी ऑफ अजोव। ओडेसा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक सी पोर्ट आ जाता है, ठीक है। अगेन यहां पे मैप आ गया, मैप को बार बार हम देखते रहते हैं ना। मोबिलाइज, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो यहाँ पे जो सामने आता है वो है मोबिलाइजेशन फेलियर। देखिए जो जवान है वहाँ के, जो रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी थक चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं, वो भी थक चुके हैं। हालांकि
व्लादिमीर पुतिन ने यह जरूर कहा था पिछले महीने कि भाई अगर जरूरत पड़े तो नागरिकों को भी यहां पे लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, और बहुत सारे रशियन सिटीजन वो भाग गए थे, वो कजाकिस्तान भाग गए थे, कह रहे थे पता नहीं व्लादिमीर पुतिन क्या बोल रहा है कि वो सठिया गया, क्या हो गया उसको। बट नेवरदलेस अब यहां पे ये बात आती है समझने वाली कि भाई यहाँ के जो जवान है, रशिया के जो जवान है, वो थोड़े थक रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि यूक्रेन के पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम आ चुके हैं, ऑफ कोर्स बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द वेस्ट एंड द नाटो। और अभी जो नए रिक्रूट्स हैं वो ज्यादा यहाँ पे रशियन आर्मी में नहीं आ पा रहे हैं, और यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। फिर बात आती है कि भी अब आपने एक रीजन को कैप्चर कर लिया, क्या आप वहां पे अच्छा प्रशासन लेके आ पा रहे हैं? वहां पे आप कहते हैं, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, रशिया ने कहा था कि ये जो चारों रीजन्स हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, खरसोन, जापोरिजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये चारों रीजन को ना रेफरेंडम के जरिए हम एनेक्स करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सारे लोग रहते हैं वो रशियन भाषा बोलते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे लोग हैं। तो आपके लोग अगर हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए था आपसे। आप क्या उनको अच्छी तरह से गवर्न कर पा रहे हैं? क्या इफेक्टिवली रूल कर पा रहे हैं? डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे एक 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके बावजूद भी रशिया ये बात इंश्योर नहीं कर पाया कि खरसोन उनके कंट्रोल में रहे। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर रशिया। अब डेफिनेटली यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। यूक्रेन की जो पोजीशन है, यूक्रेन की जो सिचुएशन है, दैट इज मच बेटर दैन व्हाट इट वाज इन फरवरी ऑफ 2022। अब यूक्रेन के पास पहले तो शॉर्ट रेंज ही वेपन्स थे, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थी। अभी क्या है, अभी मीडियम टू हाई रेंज वेपन सिस्टम जो है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चाहे वो हम होवित्जर्स की बात करें या वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हिमार्स की हम बात करें, ठीक है, बैटल टैंक्स की बात करें, ये सब चीजें यूक्रेन को प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिसके चलते ये सब चीजें यूक्रेन को मदद कर रहा है कि कैसे वो रिकैप्चर कर सकते हैं वही रशियन ऑक्यूपाइड एरियाज को। चैलेंज क्या है रशिया के लिए? देखिए, पहली बात तो मोबिलाइजेशन का चैलेंज है। रशिया की जो फोर्सेज है वो आगे बढ़ने को मना कर रही हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात है कि क्या रशिया के पास इतने स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट डिफेंस सिस्टम्स हैं? ये एक और बात यहां पे सोचने को आती है कि अगर रशिया के पास ज्यादा, तो यानी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो काउंटर जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि उनके पास बेटर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। क्या रशिया के पास ऐसे वेपन्स हैं जो यूक्रेन के ऐसे वेपन्स को काउंटर कर सकता है? ठीक है, रशिया क्यों चैलेंज फेस कर रहा है? उन्हीं टेरिटरीज को होल्ड करने के लिए जिन टेरिटरीज को रशिया ने आज से 5-6 महीने पहले ऑक्यूपाई करा था। ये पहली बार नहीं है, तो रशिया ने ऐसे रिट्रीट पहले भी करा है। तो पहले इनिशियली जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो रशिया की कोशिश थी कि कैसे यूक्रेन के कैपिटल को सीज किया जाए, ठीक है, काइव की अगर हम बात करें। उसके बाद रशिया ने स्ट्रैटेजी शिफ्ट करी फ्रॉम कैप्चरिंग काइव टू कंसंट्रेटिंग ऑन द ईस्टर्न यूक्रेन। अब यही उन्होंने कहा था कि ईस्टर्न यूक्रेन तो हमारा ही है, कि ईस्टर्न यूक्रेन में तो प्रो रशियन फोर्सेज रहती हैं। कब तक? अब यहां पे सवाल आते हैं, यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए जाते हैं कि क्या रशिया केपेबल होगा, क्या रशिया सक्सेसफुल होगा ईस्टर्न यूक्रेन को होल्ड करने में? लग नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है कि ईस्टर्न यूक्रेन, जो कि आज से 2 हफ्ते पहले रशिया कह रहा था, व्लादिमीर पुतिन कह रहा था कि इसको हम ले लेंगे, अनेक्स कर लेंगे, जैसे क्रिमिया को किया है, ऐसा लग नहीं रहा कि अब उनको अनेक्स कर पाएंगे। क्या पता यूक्रेन वापस ही इस रीजन को फिर से रिकैप्चर कर ले। नाउ उसके बाद फिर अब ये रशिया यूक्रेन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे इंडिया एंड द वॉर इन यूक्रेन की। नाउ अब क्या है, अभी पहली विजिट है एस जयशंकर जी की टू मॉस्को सिंस द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन व्हिच स्टार्टेड इन फरवरी ऑफ दिस ईयर। हम स्टार्टिंग से ये बात करें, स्टार्टिंग से बहुत सारे हमको एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि भाई आप रशिया से क्यों इतना ऑयल ले रहे हैं, क्यों आप इतने सारे रेजोल्यूशंस हम पास कर रहे हैं, क्यों उन रेजोल्यूशंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आप भी सैंक्शंस लगाते रशिया को। स्टार्टिंग से हम एक बात कह रहे हैं, और हमारे जो ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वही बात मोदी जी की ही रिटरेट करी है दैट देखो, हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, डायलॉग में बिलीव करते हैं, और हम वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। ठीक है, वी आर ऑन द साइड ऑफ रिस्पेक्टिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ। हम तो यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक यूएन में यूएनएससी में अपनी कमियां होंगी, बट नेवरदलेस यहां पे हमने अपना स्टैंड बहुत क्लियर करा है दैट देखो, अभी ये बात एस जयशंकर जो है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव को कह रहे हैं दैट देखो, अभी किसी का फायदा नहीं हो रहा, पूरी दुनिया रिसेशन के टुवर्ड्स जा रही है। और हम अगर अपनी ग्लोबल साउथ की बात करें तो अगर यूके में रिसेशन है, यूएस में रिसेशन है, तो उसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे होगा, उसका इंपैक्ट दुनिया भर में होगा। यहां पे उन्होंने बात रीटरेट करी ग्लोबल साउथ की। तो एक बात यहां पे और हम समझें कि इंडिया के पास आज वो लेवरेज है, आज वो पावर है कि वो ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकता है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वॉर हो, चाहे कमोडिटी प्राइसेस हो। ये एक आज के टाइम पे एक ओहदा है जो इंडिया ने अटेन करा है। तो ग्लोबल साउथ क्या है? यानी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है या लेस डेवलप कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में और ओशियनिया में। ठीक है, अगर हम सदर्न पैसिफिक आइलैंड्स की बात करें, सदर्न पैसिफिक रीजन की बात करें, और
एस जयशंकर जी ने बोला दैट देखो ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है, ठीक है, यहाँ पे लोगों को बहुत तंगी आ रही है, फ्यूल शॉर्टेजेस हो रहे हैं, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, फर्टिलाइजर के शॉर्टेजेस आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वॉर हैपनिंग, बहुत प्रोलॉन्ग ये लड़ाई चल चुकी है, जिसके चलते सभी पे इंपैक्ट हो रहा है। अब उन्होंने, एस जयशंकर ने फिर से मोदी जी के ही मैसेज को रीटरेट करा दैट ये सोच लेना कि आज के टाइम पे आप कहीं पे भी लड़ाई हो रही हो, रशिया यूक्रेन में हो, चाहे टर्की में हो, ठीक है, चाहे वो अजरबैजान अर्मीनिया की हो, जहां पे भी लड़ाई हो रही हो बहुत लंबे टाइम के लिए, उसका जो प्रभाव है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा, अब हम तो वैसे ही ग्लोबलाइज्ड हैं, तो ये कहना कि भी लड़ाई कहीं हो रही हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड पे, ये बात सही नहीं है। अभी देखो 2 साल के बाद हम कोविड से बाहर आए थे, कोविड से बाहर आए थे कि अभी ये लड़ाई शुरू होगी, तो अभी बहुत तंगी आ रही है, बार बार ये एस जयशंकर जी ये बात दोहरा रहे हैं। तो अब ठीक है, अब एस जयशंकर जी ने बात बोली कि भाई आप रिजॉल्व करें डिप्लोमेटिकली ये चीजें, आप जो है डायलॉग के जरिए यहाँ पे बैठ के बातचीत करें। तो क्या यहाँ पे इंडिया एक मीडिएटिंग रोल प्ले कर सकता है? मेक्सिको ने सजेस्ट किया था दैट मोदी जी, पोप फ्रांसिस और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो किसी किस्म का मैकेनिज्म यहाँ पे बनाए जहां पे वो मीडिएट कर सकते हैं इस क्राइसिस के चलते। द वेरी फैक्ट दैट हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो बातचीत है, ऐसा नहीं है कि अगर हम जो भी यूएन पे जो रेजोल्यूशंस पास करे जा रहे हैं अगेंस्ट रशिया, ऐसा नहीं है कि हम उसको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम यूक्रेन के साथ एंगेज नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत प्यूटिन के साथ भी हो रही है, मोदी जी की 5 बार बात हो चुकी है प्यूटिन के साथ जब से लड़ाई शुरू हुई है, और जेलेंस्की जी के साथ भी मोदी जी की 3 बार बात हो चुकी है। तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट लुक वी आर ओपन टू हैव डायलॉग विद बोथ द कंट्रीज, एंड अगर जरूरत पड़े, अगर आपको हमारी जरूरत है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इनवाइट अस, हम यहाँ पे आके आपका जो मसला है उसको हल कर सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास ये बैंडविड्थ है? देखिए, अब यहाँ पे अगर हमने एक तरफ ये अगर मीडिएटर का रोल प्ले करना है, पीस मेकर का रोल प्ले करना है, हमको डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। हमारे डायनामिक्स रशिया के साथ कैसे हैं, हमारे डायनामिक्स यूक्रेन के साथ कैसे हैं, क्या हमारा बीच में इंटरवीन करने से हमारे डायनामिक्स यूरोप के साथ बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं, या हमारे डायनामिक्स, हमारे रिलेशंस रशिया के साथ बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं, या हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे होते हैं। तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, अब जिसको हम वो फाइन बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं, और हम वैसे भी इंडिया एक्सपर्ट है फाइन बैलेंसिंग करने में, टाइट रोप वॉकिंग करने में, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स विद इन द यूरोपियन यूनियन एज वेल, एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट क्या क्या है, रशिया का इंटरेस्ट। देखिए, हम मीडिएटर बन जाए, लेकिन यहाँ पे ये बात तो हमको बताना कि रशिया का इंटरेस्ट इज नॉट सेम टू व्हाट इंटरेस्ट ऑफ यूक्रेन इज, नॉट सिमिलर टू द इंटरेस्ट ऑफ नाटो इज। कल को मीडिएट कर लिया, कल को रशिया फिर बोले दैट चलो ठीक है हम लड़ाई बंद कर देते हैं, बस इस बात की गारंटी दे दो कि जो यूक्रेन है ना वो नेटो में नहीं जाएगा। यूक्रेन बोलेगा कि भाई मेरी अपनी मर्जी है, मेरी अपनी सॉवरेनिटी है, आप कौन होते हैं मेरे को रोकने वाले? तो अगेन बात वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो इंडिया कैसे कंस्ट्रक्टिवली अगर मीडिएट करता भी है, तो क्या इन सब जो डिफरिंग जो इंटरेस्ट है, क्या उसका कोई कॉमन पॉइंट इंडिया बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये एक सवाल यहां पे खड़ा उठता है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करें, हमारा काफी एक्सपीरियंस है क्राइसिस मैनेजमेंट में, लेकिन ऑफ रीसेंट पास की बात करें तो हमने कोई एक्टिवली यहां पे किसी भी क्राइसिस में मीडिएट नहीं किया। श्रीलंका के सिविल वॉर में हमने मीडिएट करने की कोशिश करी, लेकिन उसका बहुत एक हैवी प्राइस हमको पे करना पड़ा था। अगर हम राजीव गांधी के असैसिनेशन की बात करें, उसके बाद हमने ज्यादा इंटरफेरेंस किसी कंट्री में नहीं दिखाई है। ठीक है, म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, हम कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए कि हम कैसे डेमोक्रेसी को, बिकॉज हम डेमोक्रेसी चाहते हैं साउथ एशियन रीजन में हो, कि डेमोक्रेसी को हम स्टेबलाइज कर सकें, बट हम इतना एक्टिवली इतना नहीं इन्वॉल्व रहते किसी के अपने इंटरनल मैटर्स में। अगर यहां पे आर्टिकल में जो बात देखी है, तो अर्ली 50s की बात करें, हमने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था थ्रू आउट द कोरियन वॉर, जो कोरियन पेनिनसुला की जो वॉर थी, और वहां पे हमने कमीशन एक प्रपोज किया था, कमीशन को यहां पे बनाया जाए जो कि फैसिलिटेट कर सकता है द रीपैट्रिएशन ऑफ द प्रिजनर्स। ठीक है, उस वक्त चाइना और रशिया ने इस प्रस्ताव को, इंडिया के इस प्रस्ताव को थोड़ा अपोज किया था, लेकिन बाद में इंडिया के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया था दिसंबर 1952 में। तो वी हैव एक्सपीरियंस एज फार एज being a mediator is concerned, being in crisis management is concerned. Now very importantly, ये एक बुक है, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडिया इन 2030। बुक मैंने पढ़ी नहीं, बट जरूर पढ़ूंगा। इसके जो ऑथर है, जो एडिटर है, उनका नाम है जयदेव रानडे। वो एक फॉर्मर IAS ऑफिसर भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड में उन्होंने काम भी करा है। और इस बुक की जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले जी ने दी है। वहां पे ये क्या बात कहते हैं, अब ये जरा लाइन अगर आप पढ़े यहाँ पे, वो ये कहते हैं that देखो इंडिया ना इस 21वीं सदी में जो सो कॉल्ड कोल्ड वॉर है, जो बायपोलर कॉन्टेस्ट है, वो रहेगा।
चाइना और अमेरिका के बीच में। 20th सेंचुरी में वो जो बायपोलर कॉन्टेस्ट था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में था, इस सदी में चाइना और यूएसए के बीच में होगा और इंडिया बीच में अटकेगा। इंडिया वुड बी लाइक द बफर, प्रीटी मच व्हाट द वेस्टर्न यूरोप वाज बैक इन द 20th सेंचुरी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बात समझनी है, बिकॉज रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा मीडिएट करना या हमारा किसी किस्म की बातचीत यूक्रेन के साथ करना, हमारे रिश्ते रशिया के साथ तो नहीं बिगड़ेंगे, बिकॉज अब अगर हम अपनी रिलेशन की बात करें रशिया के साथ, तो हम काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफेंस में ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, और ये भी हमको पता है कि रशिया डिफेंस में ट्रेड चाइना के साथ भी करते हैं। हम रशिया को तो नहीं रोक सकते हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप चाइना के साथ मत करो। तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो हथियार जो रशिया हमको दे रहा है, जिस टेक्नोलॉजीज के साथ हमको हथियार रशिया दे रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजीज रशिया चाइना के साथ तो नहीं शेयर कर रहा, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो हथियार हम रशिया से ले रहे हैं ये अपनी डेटरेंस बढ़ाने के लिए ले रहे हैं ना, किसके अगेंस्ट, विज़-अ-वी पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये बात हमको इंश्योर करनी बहुत जरूरी है। नाउ very quickly, the next article says, what is the Mangrove Alliance for Climate, which India joined at the COP27? तो ये भूपेंद्र यादव जी हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, वो जो आपने इमेज में देखा। तो अभी कुछ दिन पहले की, 2 दिन पहले की बात है, COP27 में एक नया अलायंस, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट अनाउंस करा गया है। अब यहाँ पे इंडिया गोल है कि कैसे अब मैंग्रोव्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन सिंक की बात आती है, ताकि कैसे ज़्यादा मात्रा में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, तो मैंग्रोव्स का प्रिजर्वेशन करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नई दिल्ली के साथ इस फोरम में, इंडिया के साथ इस फोरम में बाकी देश भी जुड़ेंगे, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ताकि वो भी रिस्टोर कर सकें मैंग्रोव्स इन द रीजन। साउथ एशिया में भी बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो वी आर द होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग एरियाज ऑफ द मैंग्रोव्स। अगर हम सुंदरबंस डेल्टा की बात करें, बहुत अनुभव रहा है हमारा एज फार एज दी कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज कंसर्न्ड। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं सुंदरबंस मैंग्रोव्स को, राइट। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है, इसको इनिशिएटिव को लीड करा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने, ठीक है, एंड इंडोनेशिया ने। द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसमें बाकी कौन से देश आते हैं, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। तो ये सारे देश आ जाते हैं कि देखो अब पर्पस क्या है, अवेयरनेस को बढ़ाना, थोड़ा अवेयरनेस को और इन्फॉर्मेशन को मोबिलाइज करना, दैट अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है, अगर हमको कोई हल चाहिए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, जिसके चलते अब सभी डेवलपिंग देश भी उनको भी सफर कर रहे हैं, सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, ठीक है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम मैंग्रोव्स को कंजर्व करें। इनफैक्ट अगर हम एमिरेट्स की अगर हम बात करें तो एमिरेट्स कह रहा है कि भाई हम आने वाले 2 महीनों में 30 लाख 3 मिलियन मैंग्रोव्स को प्लांट करने वाले हैं। और एमिरेट्स का टारगेट क्या था जो पिछले साल COP26 में अनाउंस करा गया था, COP26 जो कि ग्लासगो में था, और COP27 जो कि अब शर्म शेख में है। तो अगेन पता हो आपको, अवेयर होना चाहिए। तो एमिरेट्स ने अनाउंस किया था COP26 में कि हम 100 मिलियन मैंग्रोव्स को प्लांट करेंगे बाय 2030। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, अब यहाँ पे एक बात जो थोड़ी वीकनेस वाली बात आ जाती है कि ये वॉलंटरी बेसिस पे आप अपने टारगेट्स को सेट कर रहे हैं। अब आप बोल दें कि हम इतने मैंग्रोव्स प्लांट करेंगे, उतने करेंगे, लेकिन कहने से कुछ होता नहीं ना, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि जो आपने कमिटमेंट करी है, क्या उस कमिटमेंट पे आप खड़े उतरेंगे। तो होल्डिंग द मेंबर्स अकाउंटेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मेंबर्स हैं ये अपने आप डिसाइड करेंगे अपनी खुद की कमिटमेंट्स को, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं जो कि इस फोरम में होंगे, वो अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे, दे विल सपोर्ट ईच अदर एज फार एज रिसर्चिंग, मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कोस्टल एरियाज इज कंसर्न्ड। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स की बात करें, अगेन ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट में बार बार हम पढ़ते रहते हैं, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के चलते अगर हम बात करें पेड़ पौधों की मैंग्रोव्स में, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बहुत इनका एक रिच यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम भी देखने को मिलता है, रिच फूड वेब है। साथ के साथ हमको ये भी पता है कि जो मैंग्रोव्स हैं दे अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व्स की तरह वो काम करते हैं, कैप्चरिंग कार्बन की बात करें, ठीक है। सो अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कार्बन को वो कैप्चर कर रहे हैं तो 2 बात हमको समझे यहाँ पे, एक तो कार्बन रिजर्व्स वो बन रहे हैं, और दूसरी बात अननेसेसरली ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगर ये मैंग्रोव्स नहीं होंगे, अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे, ये ट्रीज और स्क्रब्स नहीं होंगे इंटरटाइडल वाटर्स में, तो नहीं तो क्या होगा, जो ये स्टोर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये वातावरण में और इमिट होगा, तो वातावरण में जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बढ़ेगी। तो ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। अगर हम करंट स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स की बात करें तो साउथ एशिया हाउसेस सम ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ मैंग्रोव्स। अगर हम सुंदरबंस की बात करें, सुंदरबंस डेल्टा की, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें 20% ऑफ ऑल दी ओवरऑल अगर हम मैंग्रोव्स की कवरेज की बात करें इन साउथ एशिया, तो इंडोनेशिया में 20% कवरेज है एज कंपेयर टू द साउथ एशिया। इंडिया होल्ड्स अराउंड 3% ऑफ साउथ एशियाज मैंग्रोव पॉपुलेशन। तो सुंदरबंस के अलावा अंडमान रीजन है, कच्छ और जामनगर एरियाज है गुजरात में, जहां पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं और काफी इनको पूजा भी जाता है, सीक्रेट माना जाता है मैंग्रोव्स को। क्यों डिक्लाइन हो रहा है मैंग्रोव के कवर में, क्या क्या कारण है,
बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सड़कें बन रही हैं, रेलवेज बन रहे हैं, तो मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है। फिर नेचुरल प्रोसेसेस भी आ जाते हैं एज फार एज द रिसीडिंग कोस्ट लाइन्स। अब जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो भी क्यों हो रहे हैं? अब ये आइसोलेशन में नहीं हो रहे हैं, ये जो शिफ्टिंग ऑफ कोस्ट लाइन्स है या जो कोस्टल इरोजन है ये कुदरती नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मैन मेड फैक्टर्स। तो अगेन इसका इंटरलिंक आ जाता है। क्या आपको पता है ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की जो 2022 की रिपोर्ट है ना, ये अब चीजें जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आप प्लीज नोट डाउन करिए और इसको आप कोड कर सकते हैं। अगर आपको कभी मैंग्रोव्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, मैंग्रोव्स की थीम के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है GS3 में, तो पिछले 10 साल में लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स वर लॉस्ट, विच इज मोर देन 62% वॉज ड्यू टू डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट्स। ठीक है, यानी कि 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव कवर जो लॉस्ट हुआ था, इसमें से 60% से ज्यादा वाज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेस। नाउ लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, शो मी द मनी। देखिए यहां पे पहले तो हम लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म को समझें। अगर बहुत सिंपल अगर हम टर्म्स में इसको समझें, मतलब क्या होता है कि जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, अब डेफिनेटली ज्यादातर तो जो वातावरण प्रदूषित हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बढ़े हैं सिंस 1850, जब से हम इंडस्ट्रियल एरा की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो कारण क्या है? बिकॉज ऑफ दीज डेवलप्ड कंट्रीज, उनके कारण जो है पोल्यूशन ज्यादा हुआ है, तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है ना। जैसे हम पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल कहते हैं, जिम्मेवारी किसके प्रति बनती है? वातावरण के प्रति बनती है। और किसके प्रति बनती है? गरीब देशों के प्रति बनती है, जिनका इतना योगदान नहीं है पोल्यूशन के चलते। लेकिन ये जो गरीब देश हैं, जो लो लाइंग स्टेट्स हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, ये ज्यादा वल्नरेबल है टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे अभी, है ना, साइक्लोन्स आते हैं भारत में। हम अम्फन की बात करें, कितना नुकसान हुआ था वेस्ट बंगाल को, ओडिशा को, बांग्लादेश को। तो ये वल्नरेबल है। अब बिकॉज आपके कारण, बिकॉज अमीर देशों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बहुत बड़ी है पिछले कुछ 200 सालों में, उसका अंजाम हम क्यों भुगते हैं? गरीब देश क्यों भुगते हैं? तो आपको कोई ना कोई हर्जाना तो भरना पड़ेगा। तो लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म आ जाता है। नाउ जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, दे हैव बीन आस्किंग फॉर क्लाइमेट डैमेज फाइनेंस फॉर लॉट, बहुत सारे सालों से, मतलब इट्स बीन डेकेड्स नाउ। लेकिन जो अमीर देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप अमीर देश कहते हैं कि भी देखो, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इमिटर है, चाइना 2nd लार्जेस्ट इमिटर है, तो आप हमसे क्यों पैसे मांग रहे हो? जाके इंडिया से पैसे मांगो, जाके चाइना से पैसे मांगो। ये बात तो चलो मान ली कि अब एक्यूरेटली क्वांटिफाई करना कि उनके कारण, यूरोप के कारण, जर्मनी के कारण, फ्रांस के कारण, अमेरिका के कारण कितना नुकसान हुआ है वातावरण में, इसको पैसे के मामले में क्वांटिफाई करना, ये तो डेफिनेटली मुश्किल काम है, इसको असेस करना मुश्किल है। लेकिन नैतिक तौर पे ये जिम्मेवारी तो उनकी ही बनती है ना। इसी करके एक प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि देखो वातावरण को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना हम सबका ही कर्तव्य है। लेकिन अब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी अमीर देशों की ज्यादा है, बिकॉज उन्होंने प्रदूषित ज्यादा किया है वातावरण को। अब अगर थोड़ी इसकी बैकग्राउंड की बात करें, अब जो डिमांड है फॉर द कॉम्पनसेशन एज फार एज द लॉस एंड डैमेज फ्रॉम द क्लाइमेट डिजास्टर इज कंसर्न, ये एक एक्सटेंशन आ जाता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का। सिंपल सी बात है भी, जिसने पोल्यूशन ज्यादा करी है, ठीक है, वही भर जाना भरे, वही पे करे, ठीक है। अब बाकी सारे क्यों सफर करें? नाउ अगर हम आगे बात करें, अब क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क में जो बर्डन है ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बहुत एक वेल स्टैब्लिश बात थी कि वो सिर्फ अमीर देशों के ऊपर होगी, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आपको मैंने पहले ही बताई थी, बिकॉज उनके कारण खास करके 1850 से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वातावरण में ज्यादा बढ़ा है। तो यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, दे अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ ऑल द इमिशंस ड्यूरिंग बिटवीन 1850 टू द प्रेजेंट डेट। अब हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी भी क्यों है? बिकॉज देखिए, ये हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, हमको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नहीं है कि 24 घंटे के लिए वातावरण में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। अब ये तो 100 सालों के लिए, कितने सालों के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है, और ये बढ़ता ही जा रहा है इतने सालों से। अब अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, हमारी जो इमिशंस है कितनी है? केवल 3% है, और हमको 3rd लार्जेस्ट इमिटर कहा जाता है। अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें, तो हमारी कितनी कम है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, तो आप हम पे इतना ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। तो परसेंटेजेस में हमारा 3% है, रैंक में आप हमको तीसरा रैंक दे दें। चाइना की बात करें तो हम आबादी भी तो कितनी ज्यादा है ना, यहाँ पे 150 करोड़ की हमारी आबादी है, तो इतना ज्यादा अपनी आबादी के हिसाब से हम देखें तो फिर भी हम 3% ऑफ द हिस्टोरिक इमिशंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लुक एट जर्मनी, लुक एट यूके, लुक एट फ्रांस, कितनी आबादी है? उनकी आबादी तो बिहार से, यूपी से, पंजाब से भी कम है पूरे देश की आबादी। अब चाइना की बात करें, चाइना इज द बिगेस्ट इमिटर, 15 सालों से ज्यादा। चाइना भी बहुत तरक्की कर चुका है, चाइना भी बहुत विकसित हो चुका है, और चाइना की जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है दैट हैज बीन 11% टू द टोटल इमिशन सिंस 1850। यहां पे बात समझे वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म के बारे। तो 2009 में क्या हुआ था? COP15 हुआ था,
कहां हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। तो वहां पे ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। डेवलप्ड देशों ने बोला था देखो ऐसा है कि चलो सब बातें छोड़ देते हैं, 2020 के बाद ना हम कमिट करते हैं, वादा करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को ना हर साल $100 बिलियन देंगे। लेकिन अभी तक आज 2023 आने वाला है, ये पैसा नहीं आया। पिछले साल COP26 में मोदी जी ने कहा था कि बिलियंस नहीं, अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। और दुख की बात तो ये है कि लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म यूएन फ्रेमवर्क में भी नहीं है, यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के उसमें भी नहीं आता। तो अब क्या हुआ, लॉस एंड डैमेजेस के मैकेनिज्म को थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया गया 2013 में। वार्सो किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट था ऑफ द नीड टू कॉम्पनसेट द डेवलपिंग कंट्री स्ट्रक बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक है, अब यहां पे एक और बात हम समझे। अभी आपको मैंने बताया कि UNFCCC में कोई मैकेनिज्म नहीं है लॉस एंड डैमेज का, लेकिन अब इस COP27 में UNFCCC ने COP27 में इस मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करी है। अब जो 1994 में जो UNFCCC की मीटिंग हुई थी, वहां पे जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं वो ले डाउन करे गए थे एज फार एज द ग्लोबल एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। और यहां पे 1994 में ये बात बहुत वेल एस्टैब्लिश करी गई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि जो अमीर देश है वो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे एज फार एज फाइनेंसिंग और एज फार एज प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। अगर तो गरीब देशों को क्लीनर एनर्जी के टुवर्ड्स, रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स ट्रांजिशन करना है। और अभी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ COP27, अगर हम अभी पिछले जो संडे को निकला उसकी हम बात करें, तो UNFCCC ने अग्री किया टू इंक्लूड द लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म एज फार एज कंपनसेटिंग कंट्रीज फॉर द क्लाइमेट इंड्यूस्ड डैमेजेस इज कंसर्न। तो अब अगेन यहां पे क्या ऑब्जर्वेशंस की बात करें, तो जो आइडिया है ये तो देखिए बहुत पुराना है। इस आइडिया को तो हम कितने सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब सी लेवल तो राइज कर रहा है, सी लेवल्स राइज करने से वल्नरेबिलिटी डेफिनेटली जो लो लाइंग कंट्रीज हैं, हम साउथ पैसिफिक आइलैंड्स की बात करें या अगर हम कोस्टल कंट्रीज की बात करें जो मोस्टली डेवलपिंग है, वो ज्यादा इंपैक्टेड होती है। कम्युनिटीज के ऊपर बहुत इंपैक्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बर्बाद हो जाता है। तो जहां पे मिटिगेशन और अडाप्टेशन के ऊपर तो फोकस हम कर रहे हैं, वहां पे अगर हम रिजिलियंस बढ़ाने की बात करते हैं तो फंडिंग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगेन यहां पे वे अहेड की बात करें तो डेनमार्क ने बोला है कि $13 मिलियन हम देंगे। कितना है $13 मिलियन? ठीक है, स्कॉटलैंड ने बोला कि हम $6 मिलियन देंगे। दिस इज नॉट इवन ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, अब अगर हम इसको पर्सपेक्टिव में डालें, जो फ्लडिंग हुआ है पाकिस्तान में, अगर हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर की बात करें तो चलो पाकिस्तान में भी हुआ है ये हादसा। अब कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को? $40 बिलियन का। कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, $40 बिलियन का नुकसान हुआ है। अगर हम साइक्लोन अम्पन की बात करें जो कि भारत में 2020 में आया था, ठीक उसी वक्त जब पैंडेमिक का भी पहला वेव चल रहा था, तो कितना नुकसान हुआ है भारत को और बांग्लादेश को? $15 बिलियन का। तो क्या ये मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, क्या ये मदद कर पाएगा? ये तो केवल हम पाकिस्तान या भारत की ही बात करें, और भी दुनिया भर में कितने डिजास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, अब अगेन क्या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी यहाँ पे लॉस एंड डैमेज को लेके, कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी यहाँ पे किया जाएगा या कोई सीरियस अप्रोच भी दिखाई जाएगी डेवलप्ड देशों के द्वारा? ये एक बात देखने वाली होगी। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्या जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं भारत के लिए एज फार एज बैलेंसिंग हर इंटरेस्ट आर कंसर्न्ड व्हाइल बीइंग लुक्ड अप टू एज अ मीडिएटर इन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस? ये आपने 150 वर्ड्स में आंसर करके कहां पोस्ट करना है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है। सो द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। नाउ अगर आप इस ग्रुप में आना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वीडियो देखते हुए, तो आपको ये लिंक दिखाई देगा और आपको इस टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं। और एल्स आप हमारे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 6280133177, और आप यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हैं अपनी टेलीग्राम की ऐप से कि मुझे इस ग्रुप में आना है, तो मुझे प्लीज ऐड करें। हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों, कल का जो बेस्ट आंसर है वो हम पिन कर देंगे टेलीग्राम के ग्रुप में। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं। तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल में रुचि रखते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शनल लेके अगले साल मेंस देना चाहता हूं, या ऑलरेडी आपने ऑप्शनल पहले रखा हुआ था और इस ऑप्शनल के साथ आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल मेंस देने के लिए, तो प्रेरणा मैम यहाँ पे स्लीपी क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स अवेल कर सकते हैं। अभी इस पे एक डिस्काउंट है, अगर आप कोड अप्लाई करेंगे अर्ली बर्ड तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। व्हाट इज द प्राइस? 18,899 विच यू कैन पे इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, एंड दिस इज द टोल फ्री नंबर 1800890343। अगर आपने किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग जो आप लेना चाहते हैं, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा आपको मैं बहुत जल्द और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें और आंसर भी लिखते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।